आज हम बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक चैप्टर 4 का भारतीय संविधान की विशेषताएं करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमें पूरे संविधान की पूरी झलक दिखाई देती है कि हमारे संविधान में क्या क्या दिया गया है। संविधान किसी भी देश का वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। हमारी संविधान की विशेषताओं में दिया गया है कि पहली विशेषता क्या है कि प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में सबसे पहले संविधान स्टार्ट होने से पहले प्रस्तावना दी गई है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से ली है प्रभावित होके। उसमें हम भारत के लोग प्रभुसत्ता संपन्न भारत की जो व्यवस्था करते हैं, एक तरीके से हमें भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान की झलक दिखाई देती है। इसीलिए उसको संविधान की कुंजी या चाबी भी कहा जाता है कि उसमें हमारी पूरे संविधान का एक रूप हमें जो है, जो व्यवस्था की गई है उसकी पूरी झलक हमें दिखाई देती है कि हम अपने संविधान में क्या व्यवस्था करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, ये सारे चीज़ों का हमने वहाँ पर वर्णन किया गया है। आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है। 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसके द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्रीय गणराज्य। उसके बाद है हमारी दूसरी संविधान की विशेषता लिखित और विस्तृत संविधान। लिखित और विस्तृत संविधान है हमारे देश का संविधान कैसा है, लिखा गया है, उसका वर्णन है वो विस्तार पूर्वक किया गया है। विश्व में सबसे बड़ा हमारा संविधान है क्योंकि उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इतने सारे परिवर्तन भी होने के बाद, संशोधन होने के बाद भी और उससे पहले भी हमारा संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। सभी कानूनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जैसे अमेरिका का संविधान है लिखित है पर एक संक्षिप्त संविधान है। इंग्लैंड का संविधान है वो बिल्कुल ही अलिखित है। परंतु हमारा संविधान कैसा है, लिखित भी है और विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया गया है। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। तीसरी हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा जो संविधान है उसमें वो संविधान जो हमारा है वो कई स्रोतों से लिया गया एक अनोखा संविधान है। जब हमने अपने देश में संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों से प्रभावित होकर हमारे संविधान में अनेक उपबंधों को डाला गया। जैसे कि इंग्लैंड के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया, प्रस्तावना शब्द को लिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए। अर्थात जब हमारे संविधान निर्माता थे उन्हें जिस भी देश के संविधान से जो चीज़ अच्छी लगी उसी विशेषता को अपने संविधान में डाला। संविधान की अगली 4th विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। जिस देश में कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, वहाँ पर क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। और संसदात्मक शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। इंग्लैंड में संसदात्मक शासन प्रणाली थी, उसी से प्रभावित होकर हमारी संविधान सभा ने संसदात्मक शासन प्रणाली को हमारे संविधान में डाला है और ये भी एक संविधान की विशेषता। अगली विशेषता है उदारवादी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र है जनता का जनता के ऊपर शासन है, पर उदारवादी प्रजातंत्र का अर्थ क्या है कि हमारे देश में जब हम इलेक्शन में भाग लेते हैं या वोट डालते हैं तो उसमें मतदाता और उम्मीदवार के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अमीर गरीब हो या किसी भी जाति धर्म का हो, प्रत्येक व्यक्ति को वही एक वोट डालने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को हमारा इलेक्शन में, चुनाव में भाग लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे संविधान की विशेषता कैसी है, उदारवादी प्रजातंत्र है। उसके बाद अगली विशेषता क्या है कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली। जब हमारे संघात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली कहलाती है जहाँ पर शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्यों में बांटी गई हैं। हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र राज्यों में किया गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि शक्तियों का बंटवारा 3 जगह है, संघात्मक सूची है, राज्य सूची है और हमारी समवर्ती सूची है। संघात्मक अर्थात केंद्र सूची जो हमारी है केंद्र के पास है, जिसकी शक्ति सारी कानून बनाने की संसद के पास है। उसके बाद है राज्य सूची जिसमें सभी राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के पास है। अगर समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून में राज्य और केंद्र में मतभेद हो जाता है तो केंद्र की ही चलती है। अर्थात केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं पर शक्तियों का बंटवारा
किया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को भी रखा गया है। उसके बाद है एकात्मक, कि संघात्मक तो वो प्रणाली है जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में किया गया है, पर जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा जिसमें शक्तियों का बंटवारा ना हो, केंद्र के पास हो, वो एकात्मक होता है। परंतु हमारे देश में क्या है, संघात्मक और एकात्मक दोनों है। शक्तियों का बंटवारा किया गया इसलिए संघात्मक है, और शक्तियाँ अधिक केंद्र को दी गई, इसका अर्थ क्या है कि एकात्मक है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे देश में संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। उसके बाद है गैर प्रभु सत्ता संपन्न संसद, कि संसद के पास शक्तियां हैं कानून बनाने के, पूरा केंद्र सूची के सभी विषय पर हमारी संसद कानून बना सकती है। केंद्र का जो विधानमंडल है वो हमारी संसद है, पर वो गैर प्रभु सत्ता संपन्न है, अर्थात उसकी शक्तियां जो हैं वो सीमित हैं। क्यों सीमित हैं? क्योंकि हमारे संविधान में जो हमारी संसद है उसको कानून बनाने की शक्ति तो दी गई है, पर वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी संसद है उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? वो हमारी संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा और हमारी जनता के द्वारा। इसलिए हम कहेंगे कि जो संसद को शक्तियाँ दी गई हैं वो असीमित नहीं है, वो उसको किसके अंदर काम करना है? संविधान के कानूनों के नियमों के अनुसार उसको काम करना पड़ता है, इसलिए उसके पास असीमित शक्तियाँ नहीं हैं। अगली हमारे संविधान की विशेषता क्या है? कठोर और लचीला, कि संविधान कैसा है? अमेरिका की तरह हमारा कठोर भी है और इंग्लैंड की तरह लचीला भी है। दोनों व्यवस्थाओं को हमने इसमें संविधान में डाला है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि अगर आवश्यकता हो तो संविधान में परिवर्तन भी होना चाहिए, और इतना भी आसानी से परिवर्तन ना हो कि उसको संविधान को मनमर्जी से सरकार आए वो बदलती रहे। इसलिए कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण रखा गया है। संविधान के आर्टिकल 368 में कहा गया है कि संविधान में परिवर्तन करने की 2 विधियाँ हैं। कुछ अनुच्छेद ऐसे दिए गए हैं जिसमें क्या है कि आसानी से संसद साधारण बहुमत के साथ प्रस्ताव पास करके उसको परिवर्तन कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि लचीला है। जब हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की स्वीकृति ली जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारा संविधान कैसा? कठोर है। इसलिए कहेंगे कि संविधान कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। हमारे संविधान में दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्यों आवश्यकता पड़े तो उसको हम बदल भी सकते हैं, और इतना भी लचीला नहीं है कि आसानी से उसको कोई भी परिवर्तित कर सके। उसके बाद अगली विशेषता कैसी है? इकहरी संगठित न्यायपालिका है, कि हमारी न्यायपालिका कैसी है? इकहरी, कि सभी राज्यों के पास उच्च न्यायालय है, परंतु आखिरी निर्णय तो हमारा कहाँ पर होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, और वही उसी के आदेश को क्या है? सर्वोच्च भी माना जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों को हम कहाँ पर अपील कर सकते हैं? उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय। सभी राज्यों का आखिरी निर्णय कहाँ पर होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए हम क्या कहेंगे? इकहरी, हमारी जो इकहरी और संगठित न्याय प्रणाली है, ये भी संविधान में इसकी भी व्यवस्था की गई। अगली विशेषता हमारे संविधान में क्या है? धर्मनिरपेक्ष प्रणाली, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पहले संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, पर 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक धर्म को बराबर का महत्व देगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य किसी भी धर्म विशेष को महत्व ना देके सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे संविधान की विशेषता कैसी है? धर्मनिरपेक्ष है। उसके बाद संविधान की विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार, कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब संविधान बना तब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब वर्तमान में एक अधिकार को खत्म कर दिया। 44वें संशोधन के द्वारा 1979 में हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म करके अब कितने हैं? सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे आर्टिकल 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये भी संविधान की विशेषता है। पहला अधिकार हमारा क्या है? समानता का अधिकार है, जिसका वर्णन 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन 19 से 23 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका वर्णन 23 से 24 में किया गया है। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, जिसका वर्णन 25 से 28 तक किया गया है। उसके बाद पांचवा जो मौलिक अधिकार है
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में है। छठा मौलिक अधिकार हमारा मेन है, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये हमारे सभी जो अधिकार हैं उनको इसको आत्मा भी कहा जाता है सभी मौलिक अधिकारों की, क्योंकि कितने भी अधिकार दे दिए जाएं, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता तो किसी भी अधिकार का कोई लाभ नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ क्या है कि न्यायालय है वो हमारे अधिकारों की रक्षा, अगर किसी राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक उपचारों का जो छठा मौलिक अधिकार है, ये उन सभी अधिकारों की रक्षा करने का एक हथियार है। उसके बाद अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान की विशेषता है। जब संविधान बना तब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में नहीं रखा गया था, तब हमें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, परंतु बाद में 1976 में संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इसको भी हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। जब संविधान में 1976 में जोड़ा गया तब 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य अर्थात नैतिक मूल्यों का आभास होता है कि हमें क्या कार्य करने हैं और क्या नहीं है। ये ऐसे नैतिक नियम हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति न होते हुए भी इनका पालन किया जाता है। अगली संविधान की विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या अर्थ है कि वो नियम जो कि हमारे राज्य को दिशा दिखाते हैं। जैसे व्यक्तियों के लिए कर्तव्य दिए गए हैं, उसी प्रकार राज्य के लिए भी कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको कि हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसके तहत क्या है, राज्य को दिशा दिखाने वाले सिद्धांत इनको कहा जाता है। ये भी हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारा राज्य है वो कल्याणकारी है या कैसा है। अगर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करेगा तो वो हमारा कैसा कहलाता है, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। उसके बाद है हमारी अगली विशेषता इकहरी नागरिकता, कि जो नागरिकता है वो हमारी कैसी है, इकहरी है। जैसे कि इंग्लैंड है वहाँ पर इकहरी नागरिकता है, जहाँ पर एक एकात्मक सरकार है वहाँ पर होती है, परंतु अमेरिका है वहाँ पर क्या संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ दोहरी नागरिकता है कि राज्य जिस व्यक्ति का सदस्य है वहाँ की नागरिकता और फिर केंद्र की। तो भारत में क्या है, इकहरी ही नागरिकता है। इसलिए क्या कहेंगे कि हमारी जो नागरिकता, जैसे हम हरियाणा है तो हरियाणा के नागरिक होने के साथ अगर भारत के नागरिक हैं तो हमारी कैसी कहलाएगी, दोहरी नागरिकता। परंतु हमें क्या है, हम चाहे किसी भी राज्य के व्यक्ति हैं, हम क्या कहलाएंगे, सिर्फ हम भारत के नागरिक हैं।